हाँ तो भैया चैप्टर 5 कौन सी क्लास 9 एक्सप्लोरिंग मिक्सचर एंड देयर सेपरेशन। चैप्टर बड़ा ही इंटरेस्टिंग है और मैंने इसको और इंटरेस्टिंग किया है। तो इस चैप्टर को पढ़ने के लिए ना भैया आपको ना कॉपी पेन निकाल के रखना पड़ेगा और एनसीईआरटी एकदम लाइन बाय लाइन एक्टिविटी क्वेश्चंस के साथ। तो देखो बस मजा ही आ जाएगा। अगर मैं बात करूं इस चैप्टर की तो ये टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं। यहां पे देख पा रहे हो, क्लासिफाई मिक्सचर, एक्टिविटी, सॉल्यूशन क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन क्या होता है, वही मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, हाउ एक्सप्रेस कैसे करोगे इसको, और कॉन्सेंट्रेशन, ये सब, सॉल्युबिलिटी ऑफ सब्सटेंस, सॉल्युबिलिटी कर्व, ये सारी चीजें करने वाली है एकदम लाइन बाय लाइन। तो मैं चैप्टर शुरू करता हूं। तो ये चैप्टर शुरू होता है गन्ने की खेत से। और गन्ने की खेत क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि देखो यहां पर साफ साफ लिखा व्हाई डू यू स्टडी मिक्सचर। ये देखो पीछे गन्ने का खेत है, ये मैडम गन्ने का जूस पी रही है। गन्ने का जूस बड़ा गिलास 20 रुपए। एक्चुअल में ये कहना चाह रहा हूं कि इस गन्ने में शुगर कंटेंट है, लेकिन बहुत सारे इसमें वेस्टेज भी तो है। ऐसा थोड़ी है कि सब पूरे गन्ने में शुगर ही शुगर हो गया, तोड़ कर लाया चाय में डाल दी। नहीं, मिक्सचर्स है कि नहीं इसमें, और उस मिक्सचर से मुझे क्या करना है, जो मेरी काम की चीजें उसको सेपरेट करके बाहर निकालना है। इस पूरे चैप्टर का यही मोटो है। तो देखो भैया हमारे आसपास बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें मिक्सचर, जिसमें कंटेंट होता है, एक से ज्यादा भी मिले हुए रहते हैं। तो देखो एवरीथिंग अराउंड एस, एयर ले लो जो सांस लेते हैं, फूड ले लो जो हम खाते हैं, ब्लड ले लो, इन सब में मिक्सचर है। अंडरस्टैंडिंग मिक्सचर हेल्प अ सेपरेट यूजफुल सब्सटेंस फ्रॉम द अनवांटेड वंस। मतलब हम लोग क्या करेंगे, किसी भी मिक्सचर्स में से हम अनवांटेड चीज को छाट के हटा देंगे और प्योर चीज से अपन अपना काम लेंगे। ठीक है, अब ऐसा थोड़ी है कि यार, चलो देखो क्या कहना चाह रहा हूं। अब देखो शुगर फ्रॉम कैन शुगर, भाई गन्ने से क्या नहीं मिलता हमको, शुगर। अब मुझे इसको सेपरेट करना है, ये भी मुझे बात करनी पड़ेगी। तो ये एक टाइप का मिक्सचर है। ब्लड में कितने सारे कंटेंट रहता है, आपका WBC रहता है, RBC रहता है ना, प्लाज्मा रहता है, ये बहुत सारी, वाटर भी रहता है भैया। इतने सारे कंटेंट है कि नहीं है, कंटेंट है कि नहीं है। लेबोरेटरी में देखते हो ना आप, जब ब्लड रिपोर्ट आता है तो कितनी सारी चीजें होती है। ठीक है, अच्छा क्लीन वाटर जो हम पीते हैं ना, जरूरी नहीं कि उसमें सिर्फ और सिर्फ पानी ही हो, भाई उसमें बहुत सारे मिनरल्स होते हैं। बात समझ में आ रहा है। तो ये है मिक्सचर। तो गन्ने का खेत क्लियर हो गया अपना। अब देखो जब आप बुक पढ़ोगे ना तो यहां पे कोने में, पहले ही पेज के कोने में यहां पे लिखा रहेगा थिंक अबाउट इट। इसमें आपको सोचना पड़ेगा। अब सोचना क्या है, देखो सबसे पहले जब तुम इस चैप्टर में कूदने से पहले इसके बारे में सोच लो जो रियल लाइफ ऑब्जर्वेशन से। सबसे पहले मडी वाटर, आपने गंदा पानी देखा होगा और साफ पानी भी देखा होगा, दोनों में फर्क बहुत ज्यादा होता है। इवापोरेशन एंड बॉइलिंग, दोनों में फर्क है। इवापोरेशन जो होता है ना, ये कूल डे में होता है भैया, और बॉइलिंग हम लोग क्या प्रोवाइड करते हैं, टेम्परेचर। ये बात समझ में आ रहा है, दोनों फर्क है। तो मडी वाटर का समझ में आना है यहां पर, ये सारी चीजें। बोले वाटर डिसअपियर ऑन द हॉट डेज, भाई इस टाइम पे भी सूख जाता है, तालाब नदियां सूख जाती है। ठीक है, अच्छा सेम एज अ बॉइलिंग में भी क्या होता है, उसमें भी पानी सूख जाता है। क्या होता है, कहां जाता है, उड़ जाता है। उड़ के क्या होता है, वो सारी चीजें बात करने वाले। सनलाइट में अगर आप देखोगे ना, मान लो कि तुम्हारे छत में किसी छेद से एक बीम ऑफ लाइट आ रही है, तो उसमें देखोगे बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स होते हैं कि नहीं होते हैं। और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं मालूम है, टिंडल इफेक्ट अभी आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो ये तो बस सिर्फ और सिर्फ रियल लाइफ ऑब्जर्वेशंस जो तुम्हारे एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, ऐसा कोने में ले जाके देखोगे तो। अब बात आता है मिक्सचर का। व्हाट डू यू मीन बाय मिक्सचर? मिक्सचर से आप क्या समझते हो? तो मिक्सचर क्या होता है बच्चा, सिंपल सा डेफिनेशन, अ मिक्सचर इज फॉर्म्ड व्हेन टू और मोर सब्सटेंस आर कंबाइंड फिजिकली विदाउट एनी केमिकल रिएक्शन। जब दो या दो से ज्यादा कोई भी सब्सटेंस आपस में कंबाइन करके रह रहे हैं, लेकिन बशर्ते उनके बीच में झगड़ा नहीं होना, मतलब कोई केमिकल रिएक्शंस नहीं होना। ठीक है, ये है मिक्सचर। यहां पर देखो ना क्या क्या मिला सकते हो आप लोग, बहुत सारे मिक्सचर बना सकते हो। तो सबसे पहले इस मिक्सचर में की पॉइंट जो वेरी इंपॉर्टेंट है कि आपको क्या क्या ध्यान रखना पड़ेगा एक मिक्सचर बनाने के टाइम पे। Each substance retain their own properties। मान लो यहां पर मैंने एक ले लिया A और एक ले लिया B, दोनों को मैंने यहां पर डाल दिया। इन दोनों के बीच में कोई रिएक्शन नहीं होता है, A प्लस बी AB नहीं बनना चाहिए, A प्लस बी AB
नहीं बनना चाहिए मतलब कुछ नया प्रोडक्ट नहीं बनना चाहिए। और इन दोनों की अलग अलग प्रॉपर्टी होना भैया, अलग, तू अलग मैं अलग, मिलकर जरूर रह रहे लेकिन हम आपस में कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं कर रहे। अच्छा, कंपोनेंट कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड, और उसमें से आप उसको सेपरेट कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, नो फिक्स्ड रेशियो, जरूरी नहीं कि ये कितना होना चाहिए, ए कितना होना चाहिए, बी कितना होना चाहिए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। एंड नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, ये इंपॉर्टेंट थिंग है, ये जो प्रॉपर्टी आपको याद रखना पड़ेगा। मिक्सचर, देन अभी हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन। अब मिक्सचर आर एवरीवेयर, सॉइल पे, सी वाटर पे, एंड इवन थिंक इंक पेन पे भी, हर जगह मिक्सचर है। कहाँ मिक्सचर नहीं है? आजकल तो मिलावट खोरी का जमाना भैया। तुमको मालूम है लाइफ स्पैन हमारी शॉर्ट होती क्यों जा रही है? मिलावट दिखाने से। पता नहीं क्या क्या खा रहे हैं हम लोग, उसमें क्या क्या मिला हुआ है, ठीक है। अच्छा, तुम जो ये आइसक्रीम खाते हो ना, आइसक्रीम क्या तुमको लगता है प्योर है? नहीं भैया, पाम ऑयल से बना होता है और अंडे से, और उसको फ्रीज कर देते हैं। बहुत गंदा, क्या बोलूं मैं अभी। चलो आगे की बात करते हैं। तो मिक्सचर, क्लासिफिकेशन ऑफ द मिक्सचर। मिक्सचर के कितने टाइप होते हैं? दो टाइप होता है बच्चा, एक होता है होमोजीनियस और एक होता है तुम्हारा दूसरा हेटेरोजीनियस। होमोजीनियस एंड हेटेरोजीनियस। अब बात सुनो, होमो का मतलब होता है एक जैसा, ये टाइप ऑफ मिक्सचर की बात कर रहे हैं। होमो का मतलब होता है एक जैसा, अगर मैं बोलूं एक तरह से सेम, ठीक है। जीनियस मतलब हम सॉल्यूशन बना रहे हैं यहां पे, और एक मिक्सचर। देखो सबसे पहले होमोजेनियस मिक्सचर वो मिक्सचर होता है जिसमें जब आप एक सब्सटेंस में दूसरा ऐड करते हो तो वो कंप्लीटली विलीन हो जाता है, मतलब सॉल्युबल हो जाता है। एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बात करूं, यहां पर मैंने ले लिया वाटर, पानी ले लिया, और यहां पे ले लिया मैंने शुगर। जब पानी में शक्कर मिलाओगे ना तो शक्कर के पार्टिकल आपको दिखेंगे ही नहीं, पूरी तरह से मिल जाएगा। तो क्या ये मिक्सचर है कि नहीं? क्या ये मिक्सचर है कि नहीं? दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट को अब मैंने मिलाया कि नहीं मिलाया? तो ये हो गया। क्या यहाँ पे शक्कर के पार्टिकल ऐसे दिखेगा, अरे ये रहा शक्कर का पार्टिकल, अरे ये रहा वाटर का पार्टिकल, ऐसा हमको दिखता ही नहीं ना। तो होमोजेनियस मिक्सचर एक जैसा हो जाता है, किसके जैसा? पानी के जैसा। और भी एग्जाम्पल है, शुगर सोल्यूशन अभी बनाया। विनेगर, विनेगर क्या होता है बेटा मालूम है आपको? वही जो आप वो हक्का नूडल्स खाते हो ना, चाउमीन, इन सब चीजों में ये डालते हैं। विनेगर क्या होता है? एक एसिडिक एसिड होता है, जिसके बारे में अभी हम लोग बात करेंगे। और साथ में क्या रहता है? वाटर। इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। इन दोनों का कॉम्बिनेशन कुछ ऐसा होता है कि ये 5% मिला हुआ रहता है, तो बाकी ये कितना होगा? 95% मिला होता है। तो ये 5% वाटर और बाकी 95% जो है ना आपका एसिडिक एसिड, ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? क्या बनाते हैं? विनेगर। और विनेगर में आपको ये नहीं पता चलेगा कि कौन सा पानी है और कौन सा एसिडिक एसिड है। अच्छा, सोडा वाटर। सोडा वाटर अगर आप देखोगे ना तो यहां पर क्या रहता है मालूम है? वाटर प्लस में CO2। सोडा कभी देखा है ना? किले का सोडा आता है, उसमें दिखता है कि ये रहा CO2? नहीं। कब पता चलता है मालूम है? जब उसका ढक्कन खोलो और उसको थोड़ा सा हिला दो तो फिर बाहर निकलेगा। बट हेटेरोजीनियस मिक्सचर क्या होता है? हेटेरो मतलब डिफरेंट होता है, याद रखना। ये हेटेरो का मतलब होता है क्या? डिफरेंट, ठीक है। डिफरेंट फेजेस में आएंगे, दोनों अलग अलग हो जाएंगे। जैसे एक तरह से नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन, मतलब कोई प्रोपोर्शन रहेगा कि प्रॉपर ये मिला हुआ है। यू कैन सी और फील द सेपरेट पार्ट, आप देख सकते हो कि यार ये अलग है और ये अलग है। जैसे मड वाटर, एग्जाम्पल, सैंड प्लस वाटर, पानी वाले कीचड़ वाला पानी दिखे जाएगा। कीचड़ वाले पानी को अगर तुम है ना किसी बर्तन में स्टोर करके रखो तो जो डस्ट पार्टिकल है, जो गंदगी है, वो नीचे जम जाएगा और पानी ऊपर क्लीन हो जाएगा। ऑयल प्लस वाटर और सॉइल में, इन सब में बहुत सारी चीज़ें मिक्सचर्स होते हैं। तो ये हो गया बेटा आपका होमोजेनियस मिक्सचर। और अगर हमको क्वेश्चन आएगा कि डिफरेंस बिटवीन होमोजेनियस एंड हेटेरोजेनियस, इतना लिख दो काफ़ी है, इतना लिख दो काफ़ी है। अब देखो, मिक्सचर आर ब्रॉडली क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंपोजिशन, ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंपोजिशंस। तो इतनी बात तो हो गई। अब हम बात करते हैं भैया एक एक करके होमोजेनियस सॉल्यूशन। जो सेम चीजें मैंने वहां पे बताई, ये वही का वही है। डेफिनेशन अगर लिखना चाहोगे तो ये डेफिनेशन, अ मिक्सचर इन विच द कंपोनेंट आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट, इट कैन नॉट बी विजुअलाइज, इट कैन नॉट बी विजुअली डिस्टिंग्विश्ड। मतलब यहां पे वही चीज, वही बात आ गई सर, ये लिया वाटर और ये लिया मैंने शुगर, यहां पर आप इनको नहीं निकाल पाओगे इजीली, नहीं निकाल पाओगे, ठीक है। तो यहां पर दिखता है ना विजुअली, क्या बोल रहे हैं यहां पे? कैन नॉट विजुअली डिस्टिंग्विश। अब देख के नहीं बता सकते हो कि इस पानी में शक्कर मिला हुआ है। बात समझ में आ रहा है? ये होमोजेनियस सॉल्यूशन हो गया। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है
इंपॉर्टेंट पॉइंट, द कंपोजिशन इज द सेम एट एवरी पॉइंट, इट अपियर्स एज अ सिंगल फेज। इसका बड़ा मतलब है भैया, जब आप पानी में शक्कर मिलाओगे ना तो क्या पानी जैसे ही दिखता है क्या? तो एक तरह से ये क्या हो गया, सिंगल फेज हो गया। सिंगल फेज मतलब उसकी अवस्था पानी जैसा ही रहेगा। एग्जाम्पल, शुगर सॉल्यूशन, विनेगर, सोडा, अब भी हमने एयर की बात करा, ये सारे एग्जाम्पल पहले स्लाइड में हमने बात कर लिए, तो ये इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। अगर बोलेगा कोई एग्जाम में होमोजेनियस सॉल्यूशन क्या होता है, तो डेफिनेशन लिखो और इसके की पॉइंट्स लिख दो और एग्जाम्पल लिख दो, नंबर पक्के। ठीक, आगे की कहानी, सेम एज हेटेरोजेनियस सॉल्यूशन। क्या इसमें प्रॉपर सारा कंपोजिशन नहीं होता है ना, डू नॉट यूनिफॉर्मली कंपोजिशन। तो अ मिक्सचर इन विच द कंपोनेंट्स आर नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इसमें था, कहा गया होमोजेनियस, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन यहां इसमें था, लेकिन इसमें क्या था, क्या है, नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है एंड कैन ऑफन बी विजुअली डिस्टिंग्विश्ड। और इसको तुम देख के पता कर सकते हो कि ये अलग है और ये अलग है। यहां पर जो भी एग्जांपल ले लिया, चलो एक काम करें तो मैं ये ले लेता हूं, इसको मड वाटर है, ये आपके एनसीईआरटी के फिगर है हेटेरोजेनियस सॉल्यूशन का। मैंने बोला कि यार भैया ये मड वाटर है, तो यहां पर दिख रहा है, यहां पे ये गंदगी पार्टिकल्स दिख रहे हैं, ये सब क्या है, गंदगी है, और बाकी कौन है, तुम्हारा पानी है। तो साफ साफ तो मुझे दिख रहा है ना, दिख रहा है सारी चीजें। अब देखो यहां पे, डिफरेंट पार्ट ऑफ द मिक्सचर मे हैव डिफरेंट कंपोजिशन, अलग अलग पार्ट के अलग अलग कंपोजिशन होंगे। एग्जाम्पल के लिए सैंड वाटर, ऑयल और वाटर। कभी तुमने पानी और ऑयल को मिलते हुए देखा है क्या? नहीं मिलता भैया, मिलता ही नहीं है, क्योंकि दोनों अलग अलग है। एक पोलर सॉल्वेंट है और एक नॉन पोलर है। मतलब पानी जो है ना, अगर यहां पे बात करो तो ये है ऑर्गेनिक और ये है क्या, इनऑर्गेनिक। अब इन दोनों के बीच में कोई मिलन नहीं होता है, ठीक है। चलो ये एग्जांपल्स हो गए। सॉइल में भी कंटेंट बहुत सारा। अरे एक और चीज है, स्मोक इन एयर, धुआं 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 जानते हो ना। अगर चलो वाला इसमें स्मोक की बात करते हैं तो इसमें तो पहली बात तो ये है कि एयर तो रहता है और साथ में डस्ट जो रहता है, ये क्या रहता है आपका, सॉलिड रहता है, और ये क्या रहता है आपका, गैस तो है ही सही। तो ये हेटेरोजेनियस सॉल्यूशंस होते हैं, ठीक। अब देखो अलग की अगली बात अब कर रहे हैं। अब हम बात कर रहे हैं किसकी, एक सेकंड बच्चा, हाँ। अब ये कहानी एक्टिविटी 5.1 की है। अब जब 5.1 निकालोगे तो ऑब्जर्विंग मिक्सचर्स विद अ लेजर। अब मिक्सचर का टाइप कैसा है, वो क्या ये होमोजीनियस है या हेटेरोजीनियस है, इसको हम लेजर से पता करेंगे। तो इस एक्टिविटी को करने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना, एक ग्लास लेना है और इस ग्लास में क्या करना है, आपको 50 ml पानी ऐड करना है। क्या ऐड करना है भैया, 50 ml वाटर ऐड करना है। और इसमें एक बार आप शुगर ऐड करो, एक बार चॉक ऐड करो और एक बार दूध ऐड करो, और तीनों को क्या करो, लेजर से पास करो। जब लेजर से पास करोगे तो आपको डिफरेंशिएट दिखेगा। पानी वाला जो शुगर सॉल्यूशन होगा या सॉल्ट का सॉल्यूशन होगा, वहां पे लाइट रे जो लेजर है इजीली पास हो जाएगी, बीच में आपको नहीं दिखेगा, लेकिन इन दोनों में दिखेगा। इसके पीछे का क्या कारण है सर, अभी बताता है तुम्हारा सर। तो सुनो भैया कि ये जो चीजें हैं, अगर स्टर सॉल्ट इन वाटर करेंगे, इट डिसॉल्व कंप्लीटली। पहली बात तो ये कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाएगा। सॉल्ट होमोजीनियस सॉल्यूशन है, ये एक तरह से क्या है, होमोजीनियस सॉल्यूशन है ना भैया, ठीक है। इनविजिबल इनसाइड द लिक्विड। और अगर इसमें से तुम जब सॉल्ट ऐड करोगे और उसमें से लेजर पास करोगे तो वो इनविजिबल रहेगा। कहां पे, बीच में। जैसे लेजर लाइट तुम लगाते हो ना, तो बीच में दिखता थोड़ी है, जहां पे स्पॉट टकराएगा वहीं दिखता है ना। इसके पीछे का रीजन क्या है अभी बताता हूं मैं आपको। जैसे चौक और ये वाला वाटर तुम बनाओगे तो क्या भैया, विजिबल होगा, लेजर लाइट क्या होगा, विजिबल। कौन से, उस पाथ में विजिबल होगा। बट यहां पर बात करें ना तो मिल्क में तो डिस्पर्स हो जाएगा और फैल जाएगा, इसमें दिखेगा नहीं, इसमें आपको पाथ दिखेगा और इसमें क्या होगा, और फैल जाएगा, मतलब इसमें भी आपका विजिबल है। तो इसके पीछे रीजन क्या है मालूम है, पार्टिकल का साइज। क्या, किसका साइज,
पार्टिकल का साइज। देखो अगर सॉल्ट है, सॉल्ट तो क्रिस्टल के फॉर्म में रहेगा, लेकिन पानी में जाके और टूटता है, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूटता है, एकदम एटॉमिक लेवल पे टूटता है, वो मोल वगैरह से रिप्रेजेंट करते हैं, वो 11th क्लास की बात है। अब कंक्लूजन क्या हो रहा है, विजिबल ऑफ द लाइट रे, इस पूरे केस में जहां जहां दिखेगा उसको हम लोग बोलेंगे टिंडल इफेक्ट। लेकिन ये नहीं, ये इससे करो, ये दिखाता हूं मैं, ये ऑब्जर्वेशन देखो। सबसे पहले ये मेरा सॉल्ट वाटर है, सॉल्ट वाटर में लाइट अगर लेजर बीम पास करूंगा तो यहां पे बीच में दिखेगा ही नहीं भैया। लेकिन अगर ये चॉक पाउडर है, बीच में दिखेगा कि हाँ, एक्टिविटी आप तुम वहां पे देख लेना बुक में, सेम टू सेम मिलेगा। अच्छा, ये जो तुम्हारे इसमें ना बीच में लाइट फैल जाएगी, यार पार भी नहीं होगी लगभग। तो इसके पीछे रीजन क्या है, ये पूरे के पीछे पार्टिकल का साइज है, पार्टिकल साइज। अब पार्टिकल साइज क्या होता है सर, सबसे पहले अगर मैं सॉल्ट की बात करूं ना, तो एक होमोजेनियस सॉल्यूशन है, लेजर भी इनविजिबल रहेगा, ये ट्रू सॉल्यूशन। अब ट्रू सॉल्यूशन क्या होता है, इसमें जो पार्टिकल की साइज होती है, पार्टिकल साइज, कौन से पार्टिकल, सॉल्ट होगा ना, इसमें सॉल्ट डाला है या फिर आपने शुगर डाला है, तो पार्टिकल का साइज रहता है लगभग 1 नैनोमीटर, मतलब 10⁻⁹ का मीटर। ये होता है आपका क्या, पार्टिकल का साइज होता है। लेकिन अगर मैं आगे की बात करूं, इसी केस में लेस देन, और वो भी लगभग उससे कम, लेस देन 1 नैनोमीटर, ये समझ रहे हो, बहुत छोटी वैल्यू है। लेकिन इस केस में क्या होता है, पार्टिकल का साइज ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर। कौन से में, चौक वाले में, चौक वाले में 1000 नैनोमीटर से ज्यादा होता है, जिस वजह से इसका पाथ जो है ना दिखता है भैया, कि लेजर लाइट यहां से जा रही है। लेकिन अच्छा, अगर हम कोलाइडल सॉल्यूशन की बात करें, मिल्क जो है ना कोलाइडल सॉल्यूशन बनाता है, कौन सा बच्चा, कोलाइडल सॉल्यूशन बनाता है। कोलाइडल सॉल्यूशन में लाइट रे जो होता है ना विजिबल होता है, एक तरह से स्कैटर कर देता है, और इसमें जो पार्टिकल का साइज होता है ना वो लगभग 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर तक होता है, 1000 नैनोमीटर तक होता है। मतलब कंक्लूजन ये निकला कि लार्ज पार्टिकल साइज से लाइट जो होगा वो स्कैटर्ड होगा, स्कैटर होगा मतलब विजिबल होगा। बात समझ में आ रहा है, लाइट क्या होगा हमारा, विजिबल होगा। इतनी बात क्लियर है। और अगर कम होगा पार्टिकल का साइज तो हमारा इनविजिबल होगा। तो ये बात आपकी क्लियर हो गई, एक्टिविटी भी 5.1 क्लियर। ओके, अब ये पोज एंड पॉन्डर है, ये जो मैंने मन से बताया बना बच्चों के लिए। हाउ इज अ होमोजेनियस मिक्सचर इज डिफरेंट फ्रॉम अ हेट्रोजीनियस, गिव एन एग्जांपल। भैया होमोजेनियस के लिए ले लो सॉल्ट सॉल्यूशन, और इसका ले लो चॉक पाउडर, चॉक वाला, और या फिर ऑयल सॉल्यूशन। ये बस इस तरह के दो एग्जांपल लिख दो, ठीक है। Why does the laser beam become visible on some mixture but no in other? तो भैया देखो इसका डिफरेंस तो अभी बता दिया। जो ट्रू सॉल्यूशन होगा, ट्रू सॉल्यूशन में लेजर लाइट बीम नहीं दिखेगा, बिकॉज ऑफ पार्टिकल साइज इज लेस देन 1 नैनोमीटर। एंड दो सॉल्यूशन इन विच laser light get visible, that solution the particle size belongs to greater than 1000 nanometer or between 1 and 1000 nanometer। बात समझ में आ रहा है। अगर पार्टिकल साइज बड़ी होगी तो वो दिखेगा, पार्टिकल साइज छोटी होगी तो वो नहीं दिखेगा। अब देखो, अब ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, सॉल्यूशन, वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चा। सॉल्यूशन एकदम टॉपिक वाइज चल रहे हैं और एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अब अगर कोई व्हाट डू यू मीन बाय सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन में सबसे पहले आपको क्या करना है भैया, इसका डेफिनेशन लिखना है। तो सॉल्यूशन, अ होमोजेनियस मिक्सचर formed when one substance dissolve completely in other, completely dissolve in other। एग्जाम्पल सॉल्ट सॉल्यूशन या शुगर सॉल्यूशन कंप्लीटली। यहां पर फिर से देख लो आप, वही बात कर रहे हैं हम लोग। ये वाटर है हमारा सर, और यहां पे मैंने क्या डाल दिया, सॉल्ट या फिर शुगर। सर ये कंप्लीटली विजिबल होगा, तो सॉरी कंप्लीटली मिसिबल होगा। अब इसमें से की पॉइंट्स अगर मैं सॉल्यूशन की बात करूं तो देखो, सॉल्यूशन में ना आपको दो चीजें मिलाना पड़ता है, और सॉल्यूशन का बेस्ट एग्जांपल याद रखना यार तुम लोग, शरबत, ठीक है। अब शरबत सब जानते हो क्या, पानी और शक्कर या नमक या नींबू ये सब मिला मिलू के करते हो। लेकिन हम लोग यहां पे बात करेंगे कौन सा सॉल्यूशन मालूम है, बाइनरी सॉल्यूशन।
मतलब जिसमें सिर्फ दो ही कंपोनेंट होंगे। कितने कंपोनेंट? दो ही कंपोनेंट। तो एक होता है आपका सॉल्यूट और एक होता है आपका सॉल्वेंट। ये होता है कम, ये होता है तुम्हारा क्या? ज्यादा। बात समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? तो यहां देखो भाई क्या है कि एक तो सॉल्यूट होता है मतलब सब्सटेंस दैट डिसॉल्व, जो डिसॉल्व कर रहे हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सॉल्यूट। और सॉल्वेंट जिसमें तुम डिसॉल्व कर रहे हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सॉल्वेंट। अब सॉल्यूशन के टाइप्स तो ठीक है, और इस तरह के जो सॉल्यूशन बनेगा जब लिक्विड में सॉल्यूट ऐड करते हो तो जो सॉल्यूशन बनेगा उसको हम लोग बोलेंगे एक्वस सॉल्यूशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है बच्चा आपके लिए कि एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है। मतलब व्हेन वाटर इज द सॉल्वेंट, जब भी वाटर सॉल्वेंट रहेगा तो उसको हम बोलेंगे एक्वस सॉल्यूशन। अब इसका बेस्ट एग्जांपल ORS, और ORS के साथ तो बहुत बड़ी स्टोरी है और बहुत मजेदार है बच्चा। मजेदार तो ना कह सकते हो, बड़ा दुख वाला स्टोरी है इसके पीछे। कहां से आया, क्या हुआ ये सॉल्यूशन। तो मैं हिसाब से अगर बात करूं तो सॉल्यूशन जो होता है, सॉल्यूशन की अगर मैं बात करूं यहां पर शरबत ही ले लेता हूं मैं, शरबत या फिर क्या बोलूं मैं इसको सॉल्यूशन। तो एक हो गया मेरे पास सॉल्यूट और एक हो गया मेरे पास सॉल्वेंट। अब सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट में ये क्या हो गया? कम, और ये क्या हो गया? ज़्यादा। लेकिन हम लोग जो सॉल्यूशन बात करेंगे वो क्या करेंगे? बाइनरी सॉल्यूशन की। बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब यहाँ पे क्या होगा कि टू कंपोनेंट। कितने होंगे भैया? टू कंपोनेंट होगा। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर आप बात कर लो, यहाँ पे क्या हो गया आपका? वाटर, और यहाँ पर क्या ऐड कर रहे हो आप? शुगर। ये बाइनरी सॉल्यूशन है और एक तरह से होमोजेनियस सॉल्यूशन है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ना सारी चीजें लिख रखा है मैंने यहाँ पर। सॉल्यूशन सॉल्यूट जो शुगर होता है, सॉल्वेंट जो वाटर होता है ये ज़्यादा रहता है, और जो रिजल्टेंट मिलेगा शुगर सॉल्यूशन एक होमोजेनियस मिक्सचर होगा। होमोजेनियस मिक्सचर इसलिए होगा क्योंकि कंप्लीटली मिसिबल होता है। बात समझ में आ रहा है? तो अगर सॉल्यूशन, क्या सर पानी में ही हम सिर्फ शक्कर को ऐड कर सकते हैं क्या? नहीं, सॉल्यूशन के कई टाइप्स होते हैं। ध्यान से देखो, अगर मैं सॉल्यूशन की बात करूं तो तीन तरीके होंगे। एक होगा आपका गैसियस सॉल्यूशन, ठीक है, और एक होगा आपका लिक्विड सॉल्यूशन, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं एक्वस सॉल्यूशन। एक और होगा आपका सॉलिड सॉल्यूशन। इतने तरीके के सॉल्यूशन होते हैं। ठीक है, बोले सर ये क्या बात करना चाह रहे हो सर, मेरे को सही सही समझाओ। मैं सही सही समझाता हूं बच्चा। यहां पर देखो गैसियस सॉल्यूशन क्या होता है। गैसियस सॉल्यूशन मतलब उस सॉल्यूशन का जो फाइनल स्टेज होगा, फाइनल स्टेज जो होगा वो गैस होगा। बात समझ में आ रहा है? जैसे एग्जांपल के तौर पे ले लेता हूं मैं एयर। यहां पर क्या होगा? एक सॉल्यूट होगा और यहां पे क्या होगा सर? सॉल्वेंट होगा। एयर में मान लो कि अगर मैं बात करूं CO2, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब मिला हुआ है कि नहीं? तो यहां पे सॉल्यूट जो ज्यादा होगा वो क्या हो जाएगा? सॉल्वेंट। मतलब ज्यादा एयर में कौन होता है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन में ऑक्सीजन एज अ सॉल्यूट काम कर रहा है। बात समझ में आ रहा है? गैसियस सॉल्यूशन में अगर बात करूं, लिक्विड सॉल्यूशन में बात करूं तो इसमें भी लिक्विड होगा और ये भी दोनों लिक्विड होगा। एग्जांपल के तौर पे ले लो अल्कोहल। अल्कोहल में क्या रहता है? वाटर थोड़ा ज्यादा मिलाते हैं और अल्कोहल थोड़ा कम हो जाता है। इसके पीछे का रीजन क्या है कि यार अल्कोहल अगर ज्यादा मिला देंगे तो नीट हो जाएगी ना, और नीट तो लीक हो जाता है, नीट पेपर, मतलब फिर वो बवंडर मचाने लग जाएगा। तो इसलिए कह रहा हूं मैं कि यहां पर ये कंप्लीटली मिसिबल होता है वाटर एंड अल्कोहल। ये लिक्विड सॉल्यूशन है। ठीक है, चलो भाई एक और चीज, अगर मैं बात करूं सॉलिड सॉल्यूशन तो इसके लिए बेस्ट एग्जांपल याद रखो थोड़ा अलॉय। देखो ये चीज ना पढ़ना बहुत सारी है, ये 12th क्लास में इसका एक पूरा एक चैप्टर ही है, लेकिन मैं उतना इंफॉर्मेशन दे रहा हूं ताकि आपको आगे समझ में आना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारी जो मैथ्स जो साइंस की एक्सप्लोरेशन डिजाइन है वो ऐसा डिजाइन है कि आगे की सारी क्लासेस को लिंक करे। और इवन जब आप बुक पढ़ोगे ना तो आपको मिलेगा ऐसा एरो, देखे यू आर स्टडी इन क्लास 6th ना 7th ना 8th फलाना निवागा। चलो ये सॉल्यूशन समझ में आ गया। अब सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन डिपेंड करता है सॉल्यूट के ऊपर। अगर मैं बात करूं कॉन्सेंट्रेशन, तो जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन है ना ये डिपेंड्स ऑन सॉल्यूट, या अमाउंट ऑफ सॉल्यूट बोल दूं, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, कितना ज्यादा सॉल्यूट मिला। एक एग्जांपल बताता हूं, ये एग्जांपल देखो एनसीईआरटी में भी देके रखा है। चलो मान लो यहां पर मैं क्या कर रहा हूं भैया, रू अफ़ज़ा ले रहा हूं, या फिर कौन सा एग्जांपल है हमारे पास? हाँ, स्ट्रॉन्ग टी, काली चाय बना रहे हैं अपन। क्या कर रहे हैं? काली चाय।
अगर काली चाय में पत्ती कम ऐड करूंगा, जो मेरी पत्ती है चाय की पत्ती, अगर मैं कम ऐड करूंगा तो यहां पे चाय के पत्ती के पार्टिकल्स कम होंगे बाबू। इतना समझ में आ रहा है? अब मैंने यहां पर जो चाय की पत्ती है यार ढेर सारा यूज कर दिया, ये क्या मोर यूज कर दिया, तो यहां पे चाय पत्ती के पार्टिकल्स क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। ऑब्वियसली ये थोड़ा गाढ़ा दिखेगा, इसका मतलब क्या हुआ, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन बढ़ रहा है क्या, क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ रहे हैं क्या इस केस में, तो इसी टर्म्स को बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। अब हम इसका डेफिनेशन की बात करें तो देखो, कॉन्सेंट्रेशन द अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, अमाउंट ऑफ सोल्यूट दैट कैन डिसॉल्व इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन और सॉल्वेंट, दोनों तो एक ही बात है ना। अब देखो भैया इसमें क्या क्या चीजें आपको याद रखना पड़ेगा। अच्छा, तो सबसे पहले डाइल्यूट सॉल्यूशन, अगर कोई बोलेगा डाइल्यूट सॉल्यूशन है ना, तो इसका मतलब समझ जाना है कि इसमें पानी बहुत ज़्यादा है और सॉल्यूट बहुत कम है। सॉल्यूट क्या है, बहुत कम है, ठीक है। अब एग्जांपल एक काम करता हूं, अपने को यही समझ में आएगा ना, तो यही समझ लेते हैं। मैंने यहां पर ले लिया वाटर और यहां पर क्या ले लिया मैंने, शुगर। अगर मैंने पानी ले लिया 1 लीटर और यहां पे ले लिया ये 10 ग्राम, 10 ग्राम, 1 लीटर पानी में 10 ग्राम शक्कर, मीठा ही नहीं लगेगा भाई, मीठा नहीं हो, सॉरी मीठा, चलो कोई बात नहीं। लेस सॉल्यूट प्रेजेंट इन मोर सॉल्वेंट, बात समझ, और कॉन्सेंट्रेट। एक काम करो, आधा लीटर पानी में, 1 लीटर पानी में ना आधा किलो शक्कर घोल दो भैया, मीठा ही मीठा हो जाएगा, चाशनी जैसा एकदम बिल्कुल। और क्या पता आधा लीटर घुलेगा भी कि नहीं घुलेगा, क्यों, क्योंकि अभी और टाइप ऑफ सॉल्यूशन आएगा आपके पास जब आप सॉल्युबिलिटी पढ़ोगे, ठीक है। तो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन मतलब मोर सॉल्यूट इन अ लेस सॉल्वेंट। हमने क्या करा मालूम है, सॉल्यूट बढ़ा दिया, अपन ने वही 1 लीटर ही रखा, समझ में आ रहा है। तो उस केस में इस केस में पहले क्या होगा, शुगर के पार्टिकल्स कम होंगे, लेकिन इस केस में भयानक होंगे, बहुत ज्यादा होंगे, तो कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ना। तो रियल लाइफ एग्जांपल में अगर बात करूं, अ कप ऑफ अ स्ट्रॉन्ग टी हैज मोर टी लीव्स, ये चाय पत्ती वाला, ये तो बात करी दी मैंने। चलो भैया आगे बढ़ते हैं। अब रियल लाइफ एप्लीकेशन, बाबू इससे एक बहुत दर्दनाक स्टोरी जुड़ी हुई है, अपने बुक में लिखा हुआ है रियल लाइफ एप्लीकेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो सबसे पहले ORS, इंडियन एक डॉक्टर थे, पेडियाट्रिक थे वो, क्या नाम है, दिलीप महालनोबिस। बहुत ही, अभी उनको देवता बोला जाता था उस टाइम पे, जिन्होंने ये इन्वेंट करा था, कौन, ORS। तो डेली लाइफ एग्जाम्पल में सबसे पहले ORS आपको दे के रखा है भैया, आपको पढ़ना पड़ेगा एकदम अच्छे से। अब ORS क्या होता है भैया, एक तरह से सॉल्यूशन है, लेकिन सॉल्यूशन में यार एक बात बताओ, चाय अगर मान लो बना रहे, अगर चाय बना रहे ना, तो चाय पत्ती का अमाउंट और शुगर का अमाउंट और दूध का और पानी का अगर एक प्रॉपर रेशो में लोगे ना, तो ही आपकी चाय अच्छी बनेगी, वरना ऐसी बुरी गत की बनेगी, क्या बोला है, अच्छी क्या पिला दिया बे, नहीं समझ में आ रहा है। तो हर एक सॉल्यूशन के पीछे एक प्रिसाइज अमाउंट होते हैं, किसके, सॉल्यूट के, सॉल्वेंट के, जो आप उसमें इंग्रेडिएंट मिला रहे हो। अगर आप उसको फॉलो करोगे तो चीज़ें अच्छी बनेगी, वरना बड़ी बेकार बनेगी। ज़्यादा शक्कर डाल दिया, चाय बहुत मीठी हो जाएगी, अरे यार नहीं मरना, थोड़ी इतना मीठा भी गया। ज़्यादा अगर चाय पत्ती डाल दिया तो क्या हो जाएगा भैया, अबे यार कड़वा कड़वा कर दिया तूने चाय को। और अगर मैं वहाँ पर पानी ज़्यादा डाल दूँ तो क्या बोलेगा, अबे पानी पिला दे, इससे अच्छा चाय क्यों पिला रहा है। बात समझ में आ रहा है। तो ये क्या डिपेंड कर रहा है यहाँ पर, ये रियल लाइफ एप्लीकेशन, मतलब ये कहना चाह रहा हूँ कि हर सॉल्यूशन के पीछे एक प्रिसाइज्ड क्या होता है, क्या होता है, अमाउंट होता है सॉल्यूट का। तो देखो, अ प्रिसाइज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ salt and sugar dissolve in water used to treat dehydration। ORS का काम होता है भैया रिहाइड्रेशन। अब रिहाइड्रेशन कब होती है मालूम है, जब हमको दस्त लग जाते हैं। कौन सा वाला दस्त, अभी दस्त बताता हूं तुम लोगों को, देखो दस्त, ठीक है। और इनमें बहुत बड़ा इन्वेंशन में बहुत बड़ा हाथ किनका है, डॉक्टर दिलीप महालनोबिस, इनका है। अच्छा, पेस्टिसाइड्स, भाई खेती दवाई बहुत सारे हमारे घर में,
पूरा इंडिया कृषि प्रधान देश है। किसान किसान क्या करता है, जब खेतों में कीड़े लग जाता है ना, खेतों में नहीं मतलब फसल में कीड़ा लग जाता है, तो वो पेस्टिसाइड मार्केट से खरीद के लाते हैं और उस पेस्टिसाइड को पानी में मिलाते हैं और बोलते हैं भैया एक बाल्टी पानी में 2 ही ढक्कन डालना, और अगर 2 ढक्कन का 4 ढक्कन कर दिया और वो अगर तुमने खेत में छिड़क दिया तो फसल खत्म। मतलब एक प्रिसाइज्ड क्या अमाउंट चाहिए मेरे को, बहुत ज़रूरी है। और यही प्रिसाइज आगे हम बात करेंगे कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर, मेथड फाइंड। अच्छा, क्या सर पेस्टिसाइड होता क्या है? अब तो पहले ये बताओ, तो पेस्टिसाइड जो होता है ना बच्चा, इसमें केमिकल्स होते हैं और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स रहते हैं, और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स रहते हैं, इनको क्या करते हैं बाल्टी में मिला देते हैं पानी में, और साथ में क्या करते हैं 2 ढक्कन मिला दिया पानी में तो घोल एकदम तैयार, मतलब सॉल्यूशन तैयार, और वो पीछे स्प्रे लेके छिड़कते हैं जिससे हमारा फसल क्या होता है अच्छा रहता है। अच्छा, एक और चीज स्लाइन। स्लाइन क्या होता है? स्लाइन वही ड्रिप। अगर हमें अब हम बीमार पड़ गए तो हमारे बॉडी में बहुत सारी चीज़ों की कमी हो जाती है, खास करके इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हो जाती है, और इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी की वजह से क्या होता है हमारे बॉडी में एनर्जी खत्म हो जाती है। इसके पीछे भी रीज़न बताऊंगा मैं, एक चीज़ देखो तुम ध्यान से बस। तो स्लाइन में क्या होता है मालूम है? 0.9% सॉल्ट वाटर रहता है। एक तो पहली बात तो पानी होती है, पानी होता है। आपको मालूम है हमारे ब्लड में लगभग 70% पानी है, और अगर आपके बॉडी में पानी ही नहीं रहेगा तो क्या होगा मालूम है? अगर आपके बॉडी से पानी कम हो गया ना तो ब्लड गाढ़ा हो जाएगा, और ब्लड गाढ़ा हो जाएगा, बीपी लो हो जाएगी और आप ऊपर हो जाओगे। नहीं समझ में आ रही बात? अभी आएगी, ठीक है। देखो अभी तो यूज इन हॉस्पिटल फॉर आईवी ड्रिप लगाते वो। अच्छा, मैचिंग द बॉडी नेचुरल सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन, जो ऐसा सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन देते हैं जो बॉडी मैच कर जाए। तुमने देखा नहीं, जब बच्चों को दवाई देते हैं, छोटे बच्चों को भैया 2 ml देना, बड़े बच्चों को भैया 5 ml देना। क्या है, बहुत खेला है भैया यहां पर, मैं बता रहा हूं आगे। स्लाइन, ठीक, इतनी बात हो गई। अब कहानी शुरू करते हैं। डॉक्टर मिलो भैया इनसे, आपके बुक में लिखा हुआ है, द मैन हु सेव्ड मिलियंस ऑफ लाइव्स। मिलियन बोलते हैं, लगभग 50 मिलियन। अब ये कहानी जो शुरू होती है बच्चा बांग्लादेश के युद्ध के टाइम से। मैं आपको बता दूं, पहले बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा था, लेकिन इंडिया की मदद से बांग्लादेश को अलग किया गया इंदिरा गांधी की सरकार के टाइम पे, और वो 1971 में। और 1971 में बंगाल आज भी जो बांग्लादेश है, ठीक है, आज भी मतलब उनका जो इंडिपेंडेंस डे है 1971, मतलब उस डेट को, जो भी मेरे को याद नहीं है उस डेट को। तो उस टाइम पे जब पाकिस्तान से बांग्लादेश अलग हुआ तो बहुत सारे लोग मारे गए थे और बहुत सारे लोग भाग गए थे। किसके डर से? पाकिस्तान आर्मी के डर से। तो जो भाग गए थे तो भागेंगे कहाँ? तो अगर आप मैप उठा के देखोगे कि बांग्लादेश के इधर आपको मिलेगा वेस्ट बंगाल मिलेगा, वेस्ट बंगाल के आसपास मिलेगा आपको असम, त्रिपुरा, झारखंड, लगभग बिहार थोड़ा सा, हाँ ठीक है, ये म्यांमार, ये इलाके मिलेंगे आपको। तो सारे रिफ्यूजी जो भग गए थे वहाँ से, रिफ्यूजी कैंप लगे थे वहाँ पे, तो वो सब वहाँ रह गए। अब कैंप में जरा सी जगह में बहुत सारे लोग, और बहुत सारे लोग तो बहुत सारे गंदगी। भाई वहाँ पे प्रॉपर मैनेजमेंट कौन करेगा वहाँ पर? तो गंदगी और दूषित पानी की वजह से। अब देखो, खुले में शौच करना, क्योंकि ऐसा थोड़ी कि वेल फर्निश्ड बाथरूम बना रखा है, हम वहाँ जाके एकदम राजा साहब की तरह बैठ के, है ना, तो ऐसा तो नहीं ना, साफ पानी। तो ये जो कायदे से उस टाइम पे एक बीमारी चली थी कॉलेरा, और ये कॉलेरा एक बैक्टीरिया का नाम है, और ये बैक्टीरिया पेट में जाके क्या कांड करता है मैं अभी बताता हूँ। तो उस टाइम की बात है बच्चा, बांग्लादेश में तो गंदगी की वजह से ना, दूषित पानी, ये जो कॉलेरा बीमारी है ना, ये बीमारी आपको क्या बोलोगे इसको? गंदगी से फैलती है। किससे? गंदगी से फैलती है। ये इम्प्योर वाटर से, खास करके इम्प्योर वाटर एंड फूड, इन सब चीज़ों की वजह से। तो भैया इस वजह से क्या हुआ कि वहाँ पे एक बीमारी फैल गई। क्या फैल गई? दस्त लगना शुरू हो गए, और दस्त लगता है इस
कॉलेरा, ये कॉलेरी वायरस करके होता है, इसका नाम ही है कॉलेरा वायरस। वो कॉलेरा वायरस जब पेट में जाता है ना, तो आपकी छोटी आंत में क्या करता है, छोटी आंत के वॉल में चिपक जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के वॉल में क्या होता है, चिपक जाता है। और स्मॉल इंटेस्टाइन वॉल में जब चिपकता है ना, तो उसके बाद क्या करता है, वो अपनी जनसंख्या बढ़ाता है, अपनी रिप्रोडक्शन को बहुत तेज कर देता है, और सारे जो कॉलेरी बैक्टीरिया होता है वो स्टमक के वॉल पे क्या होता है, जम जाता है, और जमने के बाद एक टॉक्सिन रिलीज करता है। और वो टॉक्सिन और वो जो कॉलेरा बैक्टीरिया है, ये दोनों मिलके, भाई हम खाना खाते हैं तो कहाँ जाता है, फाइनली स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके एब्जॉर्ब होता है। तो एब्जॉर्प्शंस को एकदम स्लो कर देता है। किस किस के एब्जॉर्प्शंस को, एक तो पानी को और सॉल्ट्स को, मतलब इलेक्ट्रोलाइट्स। किसको, सॉल्ट्स को, NaCl KCl सॉल्ट्स। बोले सर पानी एब्जॉर्ब करना रोक देता है तो आपकी बॉडी में पानी खत्म हो जाएगा। अब पानी जब खत्म हो जाएगा तो आपकी ब्लड प्रेशर लो होगी, और ब्लड प्रेशर, पानी जब आपकी बॉडी में उतना है ही नहीं तो क्या होगा, ब्लड गाढ़ा हो जाएगा, और गाढ़ा हो जाएगा तो ब्लड को वेसल्स में फ्लो होने में भाई देर से फ्लो होगा ना, तो आपकी बीपी क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी। बीपी लो हो जाएगी और साइलेंटली आपका हार्ट भी फेल हो सकता है, और बीपी लो होने की वजह से आपका किडनी भी फेल हो सकता है। तो ऑर्गन फेलियर की वजह से मर रहे थे। अच्छा एक और चीज़, बोले सर इसमें जो सॉल्ट मिलाते ORS में, ओरल रिहाइड्रेशन, शुगर और ये इनके सॉल्ट जो होते हैं, सॉल्ट का काम क्या है भैया, सॉल्ट का काम ये होता है, सॉल्ट एब्जॉर्ब करके ब्लड सेल्स में जाता है, और पता है हमारे बॉडी को सारे मैसेजेस पहुंचाने के लिए सॉल्ट बहुत ज़रूरी होता है। तो उस टाइम पे ये सब ऐसा कुछ भी नहीं था, तो लोग फटाफट मर रहे थे, लाखों करोड़ों लोग, बहुत सारे लाखों लोग मर रहे थे। तो उस टाइम पे जो महारानी बाई हमारे डॉक्टर साहब थे, उन्होंने क्या करा मालूम है, एक ओरल रिहाइड्रेशन ORS बनाया, जिसमें नॉर्मली सॉल्ट होता है, शुगर होता है और वाटर होता है। अब सॉल्ट जो होता है ना बच्चा, सॉल्ट में क्या रहता है, NaCl टेबल सॉल्ट और KCl, ठीक है। अब जो शुगर होता है ना भाई, 10 लगते हैं तो क्या होता है, आप थक जाते हो भाई, वो लगता है कि पूरे बॉडी से एनर्जी खत्म, जान ही निकल जाएंगे अब तो। शुगर क्या देगा आपको, ग्लूकोज, और ये ग्लूकोज क्या प्रोवाइड करेगा आपको, ग्लूकोज प्रोवाइड करेगा एनर्जी, और पानी तो बॉडी को चाहिए। तो अगर बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है तो आप ऊपर से लो, ठीक है। और इससे क्या हुआ, बहुत सारे जान बच गए। ये लो कॉस्ट था और बहुत इफेक्टिव साबित हुआ। तो इसको फिर इनकी इस इन्वेंशन से WHO भी बहुत खुश हुआ और इनको मेडल दिया। पोज एंड पाउडर ये वाला तक खास नहीं है। अब मैं आगे की बात करता हूं। अब मेथड ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, एक्सप्रेसिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन। अब देखो, अभी बोला था ना, चाय पत्ती ज़्यादा हो गई, शक्कर ज़्यादा हो गई, ठीक है, उसके पीछे इसको कैसे फाइंड करोगे, तो इसको फाइंड करने का ये 3 एक्सप्रेशंस के मेरे पास तरीके हैं। अब सबसे पहले क्या करेंगे हम, यहाँ देखो, वी कैन एक्सप्रेस हाउ कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन इन देयर स्टेन्ड वे। मतलब कुल मिला के मैं बोलना चाह रहा हूँ कि एक गिलास पानी लिया, एक गिलास पानी में मैंने क्या करा, शक्कर घोला। अब उसमें बताओ शक्कर के पार्टिकल्स कितना है, ठीक है। तो इस तरीके से कॉन्सेंट्रेशन फाइंड करेंगे। देखो यहां पे एक तो मास परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, और वॉल्यूम परसेंटेज, ये 3 चीजें होती है जिससे हम बात करेंगे। अब उसमें से पहला देखो, गौर से देखो, NCERT का इमेज है ये, एक सेकंड। अब मेथड ऑफ कॉन्सेंट्रेशन मतलब एक सॉल्यूशन में कितने सोल्यूट है, सोल्यूट का अमाउंट कितना है, तो उसके लिए मेरे पास ये 3 चीजें हैं, ठीक है। एक्सप्रेसिंग द कॉन्सेंट्रेशन मेथड्स की हम बात करेंगे। तो भैया हमारे पास एक मास परसेंटेज है, और एक मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज है, और एक वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज है, ठीक है। अब परसेंट का मतलब मैं पहले बताता हूं, 100 में से बात करेंगे। ये जो आपके NCERT का जो डायग्राम है, पाउडर, मिल्क पाउडर की अगर बात करें तो वहां पर लिखा हुआ है, यहां देख लो, फैट 26 ग्राम में, अच्छा शुगर 49 ग्राम, इस तरीके से फाइबर 0 ग्राम, प्रोटीन 15.5 ग्राम। ये क्या है मालूम है, अगर 100 ग्राम का पाउडर है आपके पास, मिल्क पाउडर, तो उसमें इतने ग्राम्स क्या है, ये एडेड है, इतने ग्राम्स ऐड हैं। अब मैं कुछ बात करना चाह रहा हूं कि यार इसका फॉर्मूला और इसका डेफिनेशन क्या होता है।
और इसके क्वेश्चंस के साथ बात करूंगा मैं। तो व्हाट इज डिफाइंड बाय मास परसेंटेज या मास बाय मास परसेंटेज, तो इट टेल अस हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ सोल्यूट आर प्रेजेंट इन 100 ग्राम्स ऑफ द टोटल सॉल्यूशन। इसका और सिंपल डेफिनेशन लिख सकते हैं, इट इज डिफाइंड एज द, अरे ऐसा लिखता हूं पूरा बकायदा, इट इज डिफाइंड एज द मास ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ये होता है इसका भैया डेफिनेशन। ठीक है, अब मैं बात करूं इसके फॉर्मूला की, तो जो फॉर्मूला होता है ना बच्चा, उसको आपको ऐसा लिखना पड़ेगा कि मास ऑफ सोल्यूट, और किस में रहेगा, इन ग्राम में, अपॉन में तो मास ऑफ सॉल्यूशन, अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, क्योंकि परसेंटेज बोला है ना, मास ऑफ सॉल्यूशन। अच्छा, इसका ना अभी एक और काम मैं कर सकता हूं, भले कैसे, फॉर्मूला तो हो गया भैया, m/m परसेंटेज का मतलब तो ये हो गया, लेकिन अगर आप बात करो ना तो सॉल्यूशन जो होता है सर वो क्या होता है, सोल्यूट प्लस में सॉल्वेंट। तो इस हिसाब से इसको मैं बोल दूं अगर B, और इसको मैं बोल दूं बोल A, और मास को बोल दिया मैंने W, तो इस हिसाब से जो मेरा फॉर्मूला बन जाएगा, मास बाय मास परसेंटेज, m/m परसेंटेज इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट मतलब B, WB अपॉन में, भाई मास ऑफ सॉल्यूशन बोला है ना, मतलब मैं ऐसा लिख सकता हूं WA प्लस में WB इंटू 100, ये फॉर्मूला भी होगा, इसका भी यूज आएगा आपके पास। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है। अब एक और बात याद रखना, द सॉल्यूशन इज, जैसे एक एग्जांपल के तौर पे बात कर रहा हूं, द सॉल्यूशन इज 5% बाय मास ऑफ द शुगर सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या होता है मालूम है, एकदम साफ साफ हिंदी में, कि 5 ग्राम क्या कंटेंट है, शुगर प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, और 95 ग्राम ऑफ वाटर। समझ में आया बच्चा, इसका मतलब असली क्या होता है मास परसेंटेज का मतलब। ओके, अब हम इसके हिसाब से क्वेश्चंस करेंगे भैया, हर एक फॉर्मूले के हिसाब से क्वेश्चंस करेंगे और इसका पॉज एंड पॉन्डर करने वाले अपन। तो देखो क्या है एग्जांपल, ये आपके बुक में है, बुक का एग्जांपल है भैया। ठीक है, क्या बोल रहे हैं यहां पे, इफ 10 ग्राम सॉल्ट, मतलब ये मिल गया मुझे सोल्यूट। ठीक है, डिजॉल्व इन 90 ग्राम वाटर, ये मिल गया मुझे सॉल्वेंट। कैलकुलेट द मास बाय मास परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन। तो जब मैं सॉल्यूशन करूंगा ना, सॉल्यूशन मतलब ये वाला सॉल्व वाला, तो भैया सॉल्यूशन के लिए इतना तो लिख लो, सॉल्यूशन इज इक्वल टू सोल्यूट प्लस में सॉल्वेंट, इतना हो गया। मैं इसको किससे लिखूंगा, मैं इसको B से लिखूंगा, और इसको मैं A से लिखूंगा, और मास को मैं किससे लिखूंगा भैया, W से। वेट W से लिखो। ठीक है, अच्छा, तो यहां पर मुझे गिवन क्या है, पहले तो गिवन बात कर लूं। तो यहां पर जो सोल्यूट है, सोल्यूट कौन हो गया आपके पास, सॉल्ट हो गया, और इसका जो वेट देके रखा है WB जो देके रखा है वो कितना, 10 ग्राम है। सोल्यूट कितना देके रखा है, 10 ग्राम। अच्छा, यहां पर सॉल्वेंट जो है, सॉल्वेंट कितना है भैया, सॉल्वेंट कौन हो गया आपका, वाटर हो गया, और ये कितना देके रखा है, 90 ग्राम। इसको ऐसा लिखो ना, लिखो WA बराबर कितना देके रखा है मुझे, 90 ग्राम। अब अगर मैं मास बाय मास परसेंटेज अगर निकालूं तो क्या होता है भैया, मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन। लेकिन जैसे सॉल्यूशन की बात आएगी तो सोल्यूट और सॉल्वेंट का मास ऐड हो जाएगा। तो इस हिसाब से अगर मैं बात करूं, मास बाय मास परसेंटेज इज इक्वल टू WB अपॉन में WA प्लस में WB इंटू 100। अरे यहाँ पे 100 नहीं लिखा क्या मैंने, 100 तो लिखना पड़ेगा ना बेटा, लिख लिया। तो मास परसेंटेज इक्वल टू WB, ये हो गया 10, ये हो गया 90 प्लस का 10 इंटू ये क्या हो गया 100, तो ये 10/100 इंटू 100 निपट लिए। तो मास बाय मास परसेंटेज इज इक्वल टू आया मेरे पास 10%। इसका मतलब देखो भाई,
10%, साफ साफ समझ में आता है कि 10 ग्राम सॉल्ट प्रेजेंट है 100 ग्राम सॉल्यूशन में या फिर 90 ग्राम सॉल्वेंट में। क्लियर? एकदम क्लियर सर। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो तुम तो बस। अब देखो, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज मतलब आप कोई कंटेनर ले रहे हो, यहां पर साफ साफ याद रखना कि 100 ml का सॉल्यूशन बनाना है मुझे, तो यहां पर मुझे क्या ऐड करना है? सॉल्यूट। लेकिन सॉल्यूट किस में ऐड करना है? ml में, मतलब वॉल्यूम में। नहीं 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 नहीं, मास में। सॉल्यूट को आपको कैसे ऐड करना है भैया? मास से। ये हो जाएगा आपका मास। तो इसका फॉर्मूला, डेफिनेशन, सबसे पहले डेफिनेशन, it is defined as the mass of solute present in 100 ml of the solution. Same. It tells how many grams of the solute, present in 100 ml of the solution is called mass percentage. Sorry, mass by volume percentage. तो इस हिसाब से अगर मैं बात करूं, इसका जो फॉर्मूला होगा, ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा? मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज इज इक्वल टू, यहां पे लिखूंगा मैं, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक है, ये हो गया मेरे पास फॉर्मूला, ये हो गया मेरे पास फॉर्मूला। ठीक है, अब इसमें कोई बहुत वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अगर कोई बात करेगा तो यहां पे क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस में वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, यही चीजें होगी। अब यहां देखो, ये स्लाइन वाटर है, क्या है? ग्लूकोज इंट्रावेनियस इन्फ्यूजन। वो ड्रिप लगाते, ड्रिप, उसमें सॉल्ट 5 ग्राम वेट, कितने? 100 ml में से। हर एक 100 ml की बोतल में 5 ग्राम जो रहेगा वो सोल्यूट रहेगा, और सोल्यूट के इसमें कौन रहेगा? कायदे से सॉल्ट ही तो होता है सर। स्लाइन अभी पढ़ाया था ना पीछे, क्या करते हो बच्चों तुम? अब यहां देखो भैया, यूज वाइडली इन मेडिसिन, फार्मास्यूटिकल्स, एग्जाम्पल स्लाइन ड्रिप और 0.9%, बात कर चुके हैं अपन बेटा इसमें। अब इसका क्वेश्चन देखो, सॉल्यूशन। अब हम जब करने वाले 5 ग्राम ग्लूकोज डिजॉल्व इन वाटर मैक 100 ml सॉल्यूशन, कैलकुलेट इट्स परसेंटेज। अरे यार, वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज निकालना है। जब सॉल्यूशन करूंगा मैं तो यहां पर मास ऑफ सोल्यूट जो देकर रखा है, मास ऑफ सोल्यूट जो देकर रखा है, क्या है मेरे पास? 5 ग्राम है क्या? और ये क्या है आपका? ग्लूकोज है। ठीक है, मैं 100 ml ऑफ सोल्यूशन, तो ये तो सोल्यूशन का ही देकर रखा है ना। अब यहां पर एक और चीज क्या देकर रखा है? वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इक्वल टू कितना देकर रखा है? 100 ml। मुझे क्या फाइंड करना है बच्चा? मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज इज इक्वल टू कितना होगा? तो चलो भैया, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज का फॉर्मूला जो होता है सर, क्या होता है? मास ऑफ सोल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। हो गया मेरा काम आधे से ज़्यादा। तो अब ये काम तो हो गया सर मेरा, अब आगे की बात करते हैं अपन। देखो, तो इस हिसाब से मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज जो होगा इस केस में, ये कितना लिखूंगा मैं यहाँ पर? 5 ग्राम। ये कितना लिखूंगा मैं? 100 ml। और यहाँ पे क्या लिखूंगा? 100 खट खट, तो ये क्या आएगा? 5 ग्राम, सॉरी 5%। कितना आएगा? 5%। तो मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, इस 5% का मतलब है कि 5 ग्राम सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन। क्लियर है? अच्छा, 200 ml में कितना हो जाएगा? 10 ग्राम। 300 ml में कितना हो जाएगा? 15 ग्राम। समझ गए बच्चा? ये कहां गया? तीसरा वाला फॉर्मूला, और ये तीसरे वाले का क्वेश्चन, ये तो हो गया ना, चलो ठीक है। अब ये तीसरा वाला फॉर्मूला, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। अब ये दोनों चीज अपन वॉल्यूम में लेंगे, सॉलिड भी वॉल्यूम में लेंगे और सॉल्यूशन भी क्या लेंगे? वॉल्यूम में लेंगे। ये देखो विनेगर, व्हाइट विनेगर, जो व्हाइट विनेगर होता है ना, विनेगर के बारे में थोड़ा सा बता दूं मैं। विनेगर में क्या रहता है बच्चा? एक रहता है एसिडिक एसिड, एसिडिक एसिड, ठीक है, और एक रहता है तुम्हारा वाटर, और ये लगभग 5% होता है, और ये लगभग 95% होता है, और इन दोनों को मिला दो तो क्या बन जाता है? विनेगर। तो
डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो ये रहा डेफिनेशन, मतलब इट टेल हाउ मेनी ml ऑफ द सोल्यूट, या फिर ये बोलूं इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन वॉल्यूम प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ द सोल्यूशन, 100 ml ऑफ द सोल्यूशन। यहां देख रहे हो विनेगर 5% वेट बाय वेट, वी बाई वी एसिडिक एसिड, मतलब ये हुआ 5%, इसका मतलब 5 ग्राम अगर आपका वाटर होगा तो यहाँ पे 95 ग्राम एसिडिक एसिड होगा। आ गई मेरे को समझ में सर? क्वेश्चन कराओ अब तो। देखो क्वेश्चन कुल मिला के क्या बोल रहा है कि इफ 1 ml ऑफ द लिक्विड पेस्टिसाइड, क्वेश्चन देखो 1 ml क्या है मेरे पास लिक्विड पेस्टिसाइड विद सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर 100 ml, मतलब 100 ml पानी में 1 ml पेस्टिसाइड काफी है। ऑफ द पेस्टिसाइड स्प्रे फॉर राइस क्रॉप, धान की खेती में कर रहे हैं, तो कैलकुलेट द वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो सीधा सीधा इसकी बात करूं, यहां पे गिवन की अगर मैं बात करूं तो भैया यहां पर वॉल्यूम ऑफ जो सोल्यूट है वो कितना है मेरे पास 1 ml। अरे है क्या रखा ना, ये देके रखा है। और उसके बाद मैं बात करूं कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो है वो कितना देके रखा है 100 ml, ठीक है। नाउ अगर मैं बात करूं फॉर्मूला, अरे यार इसका मैंने फॉर्मूला नहीं लिखा है क्या? अरे भैया इसका जो फॉर्मूला होगा, फॉर्मूला सेम, वी बाई वी परसेंटेज इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 परसेंट का मतलब 100, ठीक है। ये फॉर्मूला हो गया। तो ये कहानी क्या हो जाएगी हमारे पास, नाउ वी बाई वी परसेंटेज जो होगा बच्चा वो क्या हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो ये कितना देकर रखा है 1, ये कितना देकर रखा है 100, ये कितना हो गया 100 निपट लो। 1%, कितने परसेंट 1%, समझ में आ रहा है? 1% क्या है पेस्टिसाइड जो उसमें मिला हुआ है, कितने में से? या फिर अगर मैं बात करूं 1 ml पेस्टिसाइड मिक्स्ड और प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। अरे ठीक है क्या? ओके हाँ भैया, पॉज एंड पॉन्डर। ये पॉन्डर, पॉज का मतलब रुक, पॉन्डर का मतलब खोजो, सोचो, निकालो। मेरे को नहीं मालूम तुम कैसे करोगे, लेकिन बच्चा ये ना जो पहले पढ़ा है उसी के हिसाब से। अब पहला क्वेश्चन देखो, 1 2 3 क्वेश्चन है मेरे पास, तीनों धड़ल्ले से कर दूंगा मैं, एकदम कोई दिक्कत नहीं। पहली बात तो ये देखो, अ कॉमन टेलकॉम पाउडर। टेलकॉम पाउडर क्या होता है? अरे पाउडर होता है ना जो आप लगाते हो ना इधर इधर ऐसा एकदम बिल्कुल, अरे यार, कंटेंट 4% मास बाय मास जिंक ऑक्साइड, ठीक है। इट एक्ट एज अ एंटीसेप्टिक। ओके भैया समझ में आ गया क्वेश्चन। हाउ मच जिंक ऑक्साइड प्रेजेंट इन 300 ग्राम ऑफ द टेलकॉम पाउडर। भैया टेलकॉम पाउडर मतलब पाउडर, ठीक है। कौन सा? अपन वाइल्ड स्टोन ले लेते हैं, एकदम बिल्कुल सूंघते से ही काम बन जाए अपना, ठीक है। मतलब एक तरह से ये क्या है, एक टेलकॉम पाउडर है बच्चा। वाइल्ड स्टोन की एड देखते हो कि नहीं देखते हो? हाँ तो वही है। इसमें क्या मिला हुआ है? जिंक ऑक्साइड और क्या है टेलकॉम पाउडर। अगर मैं देखूं इन दोनों के केस में तो ये कितना, इसमें कितना क्या देख रखा है मालूम है? ये तो मिला हुआ है, ये एंटीसेप्टिक है। एंटीसेप्टिक क्या करेगा? जम्स वगैरह, पसीना सोख लेता है जम्स वगैरह से। अच्छा, टेलकॉम पाउडर का काम होता है पसीने को सोखना, ठीक है। और जिंक ऑक्साइड और खुशबू भी देना। और जिंक ऑक्साइड क्या करता है? एक तरह से जम्स वगैरह को किल करता है। तो जब मैं यहां पे बात करूंगा तो गिवन है मेरे पास, एक चीज देकर रखा है m/m परसेंटेज, कितना देकर रखा है 4%, ठीक है। और ये क्या है आपके पास? सॉल्यूट जिंक ZnO2, ये क्या है आपके पास? सॉल्यूट, ठीक है। एक और चीज देकर रखा है हमारे पास, वेट ऑफ मास ऑफ टेलकॉम पाउडर 300 ग्राम। नाउ हमको फाइंड क्या करना है भैया? फाइंड करना है मास ऑफ ZnO2 मतलब जिंक ऑक्साइड या सॉल्यूट फाइंड करना है। तो बहुत सिंपल है यार, बहुत सिंपल है। क्या सिंपल है मालूम है? तुमको मालूम है
We know what mass by mass percentage is equal to mass of solute upon में mass of solution into 100 होता है। अरे होता है भाई, ठीक है क्या? तो इस हिसाब से ये तो मुझे 4% दे रखा है, मास ऑफ सॉलिड मुझे निकालना है, मास ऑफ सॉलिड मुझे फाइंड करना है। मास ऑफ सॉल्यूशन कितना देकर रखा है? 300 ग्राम, और ये कितना होता है? 100। चलो 2 निपटा दो, तो ये 3 इधर आ जाएगा, तो 4 × 3 बराबर क्या हो जाएगा? मास ऑफ सॉल्यूट, और सॉल्यूट कौन है आपका? जिंक ऑक्साइड, ZnO2। ठीक, तो कितना आ जाएगा? 12 ग्राम ZnO2, मतलब मास ऑफ सॉल्यूट कितने ग्राम है बच्चा? 12 ग्राम। ठीक है, मतलब 300 ग्राम टेल्कम पाउडर में 12 ग्राम जिंक ऑक्साइड प्रेजेंट है। ठीक है, आगे चलो भैया। अब देखो सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है। तुम्हारी मम्मी, अच्छा, योर मदर गिव्स यू अ बॉटल। मम्मी ने एक बॉटल दिया, जूस कॉन्सेंट्रेट मिक्स विद वाटर एंड सर्व टू योर विजिटिंग फ्रेंड्स। अरे तुम्हारे घर में दोस्त आए, तो मम्मी ने क्या बोला मालूम है? सुनो एकदम बढ़िया तरीके से। मम्मी ने एक गिलास दिया मेरे दोस्तों को पानी पिलाने के लिए, और इन्होंने क्या बोला मालूम है? 2 स्पून, कितने स्पून? 2 स्पून। क्या डालना अपने को? सॉल्यूट, कायदे से ऑरेंज जूस निकालना है। कायदे से क्या हो गया? सॉल्यूट। किस में ऐड करना है? यहां पर है मेरे पास वाटर, और हर एक स्पून कितना? 15 ml। एक स्पून कितना कंटेन कर रहा है? 15 ml। इफ ईच टेबल स्पून मेजर 15 ml एंड यू मेक 150 ml सोल्यूशन, मतलब वाटर। अगर मैं यहां पे बात करूं एकदम प्रॉपर तरीके से, तो बताओ कि V/V परसेंटेज क्या होगा? तो सोल्यूशन में देखो, सोल्यूशन मुझे गिवन क्या देके रखा मालूम है? गिवन देके रखा है कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट जो होगा वो 15 × 2 हो जाएगा। वॉल्यूम देके रखा ना, ठीक है। कुल मिला के कितना हो जाएगा? 30 ml। कैसे? इधर देखो, 1 स्पून 15 ml, देयरफॉर 2 स्पून 2 × 15 बराबर 30 ml। आ गया, एक चीज तो आ गया। एंड दूसरा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो दे रखा है मेरे को, वो 150 ml दे के रखा है। मुझे क्या फाइंड करना है? फाइंड करना है V/V परसेंटेज कितना होगा। तो V/V परसेंटेज जो है ना बच्चा, वो क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। कोई बहुत बड़ी बात तो मैं कर नहीं रहा हूं, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट कितना देकर रखा है? ये हो जाएगा आपका 30 ml, ये हो जाएगा आपका 150 ml, और ये कितना हो जाएगा? 100। कट गए, और कुछ कटना है तो काट दे। 15 दूना 30, तो ये कितना हो जाएगा? 20%। तो ऑरेंज जूस बनाने में ऐसा है कि 20% V/V परसेंटेज का खेल है। इसका मतलब क्या हुआ मालूम है? उसकी मम्मी ने पूछ लिया, भैया काम कर, मतलब 20 ml सॉल्यूट, मतलब ऑरेंज जूस जो है ना प्रेजेंट इन 150 ml ऑफ सॉल्यूशन, या 130 ml ऑफ द सॉल्वेंट, या 130 ml ऑफ वाटर। अरे 150 ml ये है, कितने? 150 सॉल्यूशन में। तो अगर मैं बात करूं सॉल्वेंट कितना होगा, तो इस केस में सॉल्वेंट जो होगा ना भाई, सॉल्वेंट तो मेरा जो होगा ये वाटर होगा 1 मिनट, कितना होगा? 130 ml, 130 ml हो जाएगा। क्लियर? ये तो अपन ने कर लिया ना। नहीं, अब विनेगर वाला क्वेश्चन। विनेगर यूज एज अ फूड प्रिजर्वेटिव। विनेगर अभी भी बताया था मैंने, अभी बताया था पहले। 5% पानी और 95% एसिडिक एसिड, ठीक है। कंटेंट 5% एकदम वही बोला उसने, ठीक है। ग्लेशियल एसिड जो है ना, ग्लेशियल एसिड मतलब आपका होता है एसिडिक एसिड ही होता है।
एसिडिक एसिड ही होता है ग्लेशियल। क्यों? क्योंकि कम टेम्परेचर में ना थोड़ा सा ग्लेशियर जैसा चमकता है, थोड़ा गाढ़ा हो जाता है और ग्लेशियर जैसा चमकता है। एक्चुअल में एसिडिक एसिड थोड़ा गाढ़ा होता है, उसको पतला करने के लिए पानी मिलाया जाता है। ठीक है ना भैया? तो इफ़ यू वांट टू विनेगर फॉर्म द ग्लेशियल एसिडिक एसिड, कुल मिला के इसमें ये बताना है सर, देखो विनेगर, अब यहाँ देखो सर 95% क्या होगा आपका प्योर एसिडिक एसिड और 5% क्या होगा भैया आपका वाटर। इन दोनों को मिला के हम लोग क्या कर लेंगे, 100% विनेगर बना लेंगे, 100% विनेगर बना लेंगे। यही बात है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब पैकेजिंग फूड में इस तरीके से लिखा हुआ रहता है, ये आप समझ जाना कि अब तो समझ में आ जाएगा कि यार भैया कितने में से कितना क्या क्या मिला हुआ है। तो जब भी कोई पैकेट देखो तो ये सब चीज़ें ज़रूर देखना। अब सॉल्युबिलिटी, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। सॉल्युबिलिटी का मतलब मैं सीधा समझा देता हूँ भाई, मैं सीधा समझा देता हूँ। इस केस में क्या होता है कि मान लो आपने ना एक फिक्स्ड 1 लीटर पानी लिया। अब इसमें ना कितना सोल्यूट ऐड कर सकते हो, मतलब हाउ अमाउंट ऑफ सोल्यूट दैट कैन डिसॉल्व इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। एक और खास बात, इन अ गिवन टेम्परेचर, इन अ फिक्स टेम्परेचर, या फिर इसको बोलो कांस्टेंट टेम्परेचर पे। एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे आप कितने अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व कर सकते हो, उसी को हम लोग बोलते हैं सॉल्युबिलिटी। क्योंकि यहां देखो बच्चा, यहां देखो सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस अगर कोई बात करेगा तो सबसे पहले डेफिनेशन देखो, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन डिसॉल्व इन अ गिवन अमाउंट ऑफ द सॉल्वेंट एज अ स्पेसिफिक टेम्परेचर टू फॉर्म अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ये वर्ड बड़ा खतरनाक लग गया यहां पर। देखो सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है। चलो मान लो ये काम मैं कर रहा हूं 30 डिग्री सेल्सियस पे, मैंने क्या लिया यहां पर, ये वाटर ले लिया और मैं यहां पे क्या ऐड कर रहा हूं, शुगर ऐड कर रहा हूं। याद रखना 30 डिग्री टेम्परेचर मेरा फिक्स होना चाहिए, 30 डिग्री टेम्परेचर मेरा फिक्स होना चाहिए। इसमें मैं शक्कर घोल रहा हूं, घोले जा रहा हूं, घुल गया, जितना हो सकता है घुल गया। अब पता है शक्कर घुलना बंद हो गया, एक ऐसी कंडीशन आएगी, तुम ये एक्टिविटी करके देख सकते हो, एक ऐसी कंडीशन आएगी जहां पे और सॉल्वेंट नहीं घुलेगा, और सॉल्यूट नहीं घुलेगा। तो जस्ट ये बात याद रखना कि घुलने से पहले, मतलब जो कंप्लीटली नहीं घुलेगा उससे पहले की कंडीशन जो होगा उसको हम लोग बोलेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे हम इसको? देखो, तो मतलब ये कहना चाह रहा हूं कि वो कंडीशन जहां पे और सॉल्यूट डिसॉल्व ना हो सके, उस कंडीशन को अपन बोलेंगे सैचुरेटेड कंडीशन। ठीक है, देखो ना भाई, यहां पे नो मोर सॉल्यूट कैन डिसॉल्व एट दैट टेम्परेचर, उस टेम्परेचर पे और सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। बट अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, अब और अगर आपको शक्कर घोलना है तो आपको टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। टेम्परेचर जैसे ही बढ़ाओगे ना तो क्या होगा, और डिसॉल्व होना शुरू हो जाएगा, क्या, सॉल्यूट जो तुमने ऐड करा है। तो उस केस में सैचुरेटेड नहीं बचता है, उसको हम लोग बोलते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। और फिर आता है आपके पास एक सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, कंटेन्स मोर डिसॉल्व्ड सॉल्यूट देन अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन, मतलब ये अनस्टेबल फेज में होता है। इसका बेस्ट एग्जांपल बताऊं, शक्करपारा खाया है कभी? शक्करपारा के लिए ना पहले चाशनी बनाया जाता है, उसमें थोड़ा सा पानी डालते हैं, थोड़ा सा उस कढ़ाई में थोड़ा सा पानी डालते हैं और उसमें 5 किलो शक्कर डाल देते हैं, एक लीटर पानी में 5 किलो शक्कर, और उसमें टेम्परेचर रख देते हैं, गैस स्टोव जला के ऐसा घोटते रहते। तो वो ना उस केस में क्या होता है, एक कम अमाउंट ऑफ पानी में बहुत ज़्यादा सॉल्यूट डिसॉल्व होता है। ठीक है, और अगर फाइनली जब पूरा घुल जाता है ना, उसके बाद अगर उसको ठंडा करो ना तो ऊपर से शक्कर फिर क्रिस्टलाइज फॉर्म में आ जाता है। ये भी हमको पढ़ना है। तो ये बात हो गई। अब देखो इफेक्ट ऑफ द सॉल्युबिलिटी ऑन टेम्परेचर। भाई याद रखना, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज विद इंक्रीज इन द टेम्परेचर। तो देखो भैया,
टेम्परेचर प्ले अ मेजर रोल हाउ मच सोल्यूट डिजॉल्व इन वाटर। एक्चुअल में क्या होता है, टेम्परेचर पार्टिकल्स को एनर्जी प्रोवाइड करता है और जिस एनर्जी से वो क्या करता है और डिजॉल्व होना शुरू कर देता है। हायर टेम्परेचर, भाई सीधी बात याद रखना कि अगर तुम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करेगी, बस इतना याद रखना। बोले मोस्ट सॉलिड लाइक शुगर KNO3, अगर ये आपको तो अभी समझ में नहीं आएगा, पोटेशियम नाइट्रेट बिकम मोर सॉल्युबल, पार्टिकल्स मूव फास्टर डिजॉल्विंग मोर। समझ में आ गया? हाई टेम्परेचर, तो आपको ये बात याद रखना। लो टेम्परेचर में ना सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होता है। आपको बस ये याद रखना है कि टेम्परेचर क्या कर रहे हो आप, डिक्रीज कर रहे हो, तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगा, सॉल्युबिलिटी भी क्या होगी हमारी, डिक्रीज करेगी। इतनी बात समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आ गई? मोस्ट सॉलिड्स बिकम्स लेस सॉल्युबल, पार्टिकल्स स्लो डाउन एंड द क्रिस्टलाइज आउट। वही बोला था ना, चाशनी जब उसको ठंडा करते हैं तो वापस शक्कर जैसा बन जाता है। गैसेस में यार ये अलग होता है। इसमें अगर तुम टेम्परेचर इंक्रीज करोगे गैसेस में तो सॉल्युबिलिटी क्या हो गया मालूम है, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करेगी। एग्जाम्पल इसका बेस्ट याद रखना ना, तो पेप्सी पेप्सी पेप्सी, पता नहीं कौन सी स्पेलिंग लिख दूंगा मैं, कोका कोला की पेप्सी। हमेशा इसको ठंडे में रख के पीते हैं क्या? ऐसे थोड़ी कि है ना गरम गरम पी लिया। एक्चुअल में क्या होता है, पेप्सी में कंटेंट रहता है क्या मालूम है, CO2। और गैस टेम्परेचर ज़्यादा रहता है तो गैस की सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। टेम्परेचर ज़्यादा रहता है तो सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है, तो इसलिए इसको ठंडा करते हैं, उसके टेम्परेचर डाउन करते हैं, और डाउन करने से क्या होता है कि मोर CO2 डिजॉल्व इन दैट अमाउंट ऑफ द सॉल्वेंट या सोल्यूशन। तो इस केस में हम लोग क्या बात करेंगे भैया, गैसेस बिकम्स लेस सॉल्युबल एट हाई टेम्परेचर। CO2 escape फास्टर फॉर वार्म सोडा वाटर। ठीक, इतनी बात समझ में आ गया? अभी हमारे पास सॉल्युबिलिटी कर्व है। जब आप देखोगे ये फिगर एक्टिविटी 5.2 तो क्या मिलेगा, यहाँ पे कंपाउंड बी है, कंपाउंड ए है। याद रखना ये टेम्परेचर बढ़ाओगे, यहाँ से सिर्फ एक बात याद रखना सर, कि अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी भैया, सॉलिड के लिए इंक्रीज करेगी, गैस के लिए डिक्रीज करेगी। सॉलिड्स में मतलब अगर तुम्हारा सॉल्यूट क्या होगा, सॉलिड होगा, तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करेगा विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। यहाँ देखो ये ऐसा बढ़ रहा है, बी ऐसा बढ़ रहा है, ए ऐसा बढ़ रहा है, ऑब्वियसली यहाँ पर इसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी। अगर मान लो कि 40 डिग्री 60 डिग्री टेम्परेचर में बात कर रहा हूँ, 60 डिग्री पे अगर मैं बात कर रहा हूँ, तो ए की सॉल्युबिलिटी कम होगी, ए की कम होगी, बी की ज़्यादा होगी। ठीक है, क्यों? यहाँ देखो ना कर्व, ये फ्लैट लाइन नीचे है, ये ऊपर है, तो यहाँ पर कुछ नहीं करना है, आपको ग्राफ को देख के बात करनी है कि कंपाउंड ए और बी के बीच में सॉल्युबिलिटी का क्या फंडा है। तो ए जो होगा कम सॉल्युबल होगा अलग अलग टेम्परेचर पर, और बी क्या होगा, ज़्यादा होगा। और इसके हिसाब से ये देखो क्या है, प्रिपेयर सॉल्यूशन। हमको ये प्रिपेयर सॉल्यूशन नहीं करना है अपनों को। यहाँ देखो ये फिगर क्वेश्चन, अगर डायग्राम देखोगे, फिल द ब्लैंक्स इन द, अब द सॉल्युबिलिटी ऑफ द कंपाउंड ए इन वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस, ये लेस होगा भैया इस केस में, लेस देन सॉल्युबिलिटी ऑफ 60 डिग्री सेल्सियस। भाई देख, कोई कंपाउंड ए है, ये रहा कंपाउंड ए, 60 डिग्री पे ए का और बी का सॉल्युबिलिटी अगर तुम देख रहे हो तो ये तो यहाँ पर कम है ना, और ये यहाँ पर ज़्यादा है ना बाबू। अरे समझ में? अरे ठीक है क्या, सेम चीज। अब देखो यहाँ पे द सॉल्युबिलिटी ऑफ कंपाउंड बी एट 20 डिग्री सेल्सियस, ये भी आपका क्या होगा, लेस देन इट्स सॉल्युबिलिटी ऑफ 60 डिग्री सेल्सियस पे। यहाँ देखो 20 डिग्री पे कहाँ स्टैंड कर रहे हैं दोनों, यहाँ स्टैंड कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली 20 डिग्री पे कम होगा ना, 60 डिग्री पे ज़्यादा होगा ना, 60 डिग्री पे ज़्यादा, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा आपका, लेस आंसर आ जाएगा। अब देखो द सॉल्युबिलिटी ऑफ डैश इंक्रीज मोर देन द दैट ऑफ डैश विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। भैया देखो सॉल्युबिलिटी ऑफ कंपाउंड बी, अगर आप कंपाउंड बी की बात करोगे वो इंक्रीज करेगा, किससे इंक्रीज करेगा, मोर देन दैट ऑफ कंपाउंड ए से। बोले के से, यहाँ देखो ना यार, बी ज़्यादा ए कम, ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। तो ये टॉपिक आपका यहाँ से ख़त्म हो जाता है। और बच्चों अब जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा फिल्ट्रेशन का, जिसमें क्रिस्टलाइजेशन, क्रोमेटोग्राफी, डिस्टिलेशन, उसकी मैं एक एक वीडियो छोटी छोटी बनाऊंगा। ठीक है, और अभी तक इसके लिए प्लीज़ सपोर्ट।